हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार एससीईआरटी के आज हम लोग साइंस सेकंड पार्ट करेंगे क्लास 6 का। इससे पहले 1 to 9 चैप्टर मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर करा दिए हैं और अब हम लोग 10 से 18 चैप्टर तक सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वो समरी ज़रूर सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, देखते जाना है, सुनते जाना है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने बता दिए, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक एंड कमेंट कर दिया करें और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। और एक और बात कि जो साइंस है ना बिहार एससीईआरटी की, वो 6 to 8 ही मैं कराऊंगी। 9 और 10 की अलग एक प्लेलिस्ट बनेगी जो कि एनसीईआरटी की होगी, क्योंकि बिहार में भी एनसीईआरटी ही चलती है 9 और 10th में। उसका सिलेबस मैंने देखा तो एनसीईआरटी, जब मैं एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज समरी होगी, क्योंकि एक पूरी बुक को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो उस पैरेलली मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 सजीव और निर्जीव। ये ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट का सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पता ही होता है निर्जीव क्या होता है और सजीव क्या होता है, कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे हमको पता चलता है कि कोई भी चीज़ सजीव है, कोई भी चीज़ निर्जीव है। जैसे सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों को नहीं होती है। सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। और जंतु पौधों पर डिपेंड होते हैं या अन्य जंतुओं पर डिपेंड होते हैं। जीव वृद्धि करते हैं, ठीक है, इनमें ग्रोथ होती है। तो जैसे हम लोग तो सीडीपी में ये चीज़ पढ़ ही चुके हैं। उसके अलावा क्या हो जाएगा, श्वास लेते हैं। अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, हालांकि जब हम लोग 10th करेंगे तो ये चीज़ डिटेल में समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार रफली दे देती हूँ आइडिया। श्वसन, देखिए श्वसन क्रिया का जो सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस है, ठीक है। ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन सेम नहीं होते हैं, यानी कि सांस लेना और श्वसन क्रिया ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सांस लेने का मतलब होता है केवल आप O2 ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच जो O2 हम लेते हैं वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो खाना है उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो श्वसन क्रिया वो होती है जो वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विशेष शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं, ये तो मैंने एकदम जनरल बताया। इसके अलावा क्या करता है कि ऑक्सीजन की सहायता से जो हमारे शरीर के अंदर भोजन है उसका दहन होता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है, वो टूटता है, वो टूट करके हमको एनर्जी देता है। और वो कहाँ टूटता है, फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं तो जीवों में कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग क्लास 10th में समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि श्वसन क्रिया जो हम लोग श्वास लेते हैं, मतलब सांस लेना, ब्रीथिंग, केवल इसका एक अंग होता है, इसका एक हिस्सा होता है। रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन को ऑक्सीजन के सहायता से दहन किया जाता है, मतलब उसका, ठीक है, और इससे हमको एनर्जी मिलती है। अभी यहाँ पे पेड़ पौधे की बात करते हैं तो हम लोगों को बहुत बचपन से ही बताया जाता है कि पेड़ क्या करते हैं, सिर्फ CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ठीक है। बस होता यह है कि दिन के टाइम में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय ये जो O2 निकालते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि ये O2 निकालते हैं और CO2 लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये हम लोगों की तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और CO2 को निष्कासित करते हैं। कैसे करेंगे, मैंने बताया भी था कल भी कि इनके जो ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोफिल वाला, वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र बोलते हैं, सूक्ष्म रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, वो उसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया भी होती है। तो वाष्पीकरण वाली जो प्रक्रिया थी ना, कल की वीडियो में बताया था कि वो जल वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान करते हैं और भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में भोजन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, केवल दिन के समय। जबकि श्वसन क्रिया जो उनका भी जो रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो दिन और रात दोनों चलता है। इसका मतलब श्वसन में वही होता है कि O2 लेना और CO2 निकालना। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा स्वजन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, जिनको अभी तक नहीं पता, वैसे जिनको पता है तो वो तो समझ गए होंगे कि होता ये है कि दिन के टाइम में जो वो O2 रिलीज़ करते हैं
ये रिलीज़ किया उन्होंने, दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण हुआ। और साथ ही साथ श्वसन तो दिन रात हमेशा चलेगा ना, तो उसमें ऑक्सीजन ले भी रहे होते हैं। तो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसकी मात्रा कम होती है और जो निकाल रहे हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से कह दिया जाता है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और CO2 लेते हैं हमेशा, बल्कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। तो उद्दीपन को बोलते हैं स्टिमुलस, उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं सजीव। जैसे अगर निर्जीव है, निर्जीव को अगर कोई टेबल है उसको मारेंगे हम, तो क्या वो हम लोगों को उल्टा कुछ रिस्पॉन्स करेगा? या हमने गरम गरम तवा रख दिया तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन सेम टाइम पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो अगर तवा पास में रखा हुआ है गरम गरम, तो अपना हाथ हटा लेंगे, यानी कि हम रिफ्लेक्स एक्शन भी करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर 10th में है, वहाँ पर इसको डिटेल में समझा जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि हम जो तेज प्रकाश होता है, स्मेल होती है ना, इन सब चीज़ों के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर चिड़िया है तो उसके पास अगर हम जाएंगे वो तुरंत क्या हट जाती है, या छुई मुई का पेड़ है वो सिकुड़ जाता है, तो वो क्या कर रहा है? स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल बताया गया है कि जैसे अगर सूरज के जिधर साइड पे सन होता है उधर साइड पे पेड़ झुक जाते हैं। उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न अगर मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊँ तो उसका रीज़न ये होता है कि इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन अपोजिट साइड में होता है। जैसे सन इधर है तो ऑक्सिन हार्मोन इधर बढ़ेगा, इधर की मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जब इधर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, और ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ये पेड़ इधर की ओर झुक जाता है। ये सॉलिड मतलब एकदम लॉजिकल रीज़न है। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये रिस्पॉन्स कर रहा है सूरज के प्रति। ऐसे रात में खिलने वाले फूल होते हैं। पौधों में उत्सर्जन होता है, यानी कि एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो दूषित जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से निकलना, तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। पेड़ पौधे कैसे एक्सक्रीट करते हैं? तो पेड़ पौधे, आप उनकी पत्तियां आपने देखा होगा पीले रंग की होकर गिर जाती हैं। तो जब पीले रंग की होकर गिर जाती है इसका मतलब वो अपना अपशिष्ट पदार्थ उस रूप में हटा देते हैं, या फिर उस पर गोंद निकल आता है, या जो छाल के थ्रू फटने लगती है, तो ये सारी वो अपना वेस्ट मटीरियल ऐसे निकालते हैं। रेनिन गम इनके द्वारा सजीव प्रजनन करते हैं, तो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने जैसे ही संतानों को जन्म देना। तो प्रजनन के द्वारा सदृश संतान उत्पन्न होते हैं, और ये भी सभी सजीवों में होता है। ये इसलिए भी मतलब प्रजनन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि सजीवों का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, अगर प्रजनन नहीं होगा तो उनका अस्तित्व एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पौधे का कैसे होता है? तो पौधे का तो हम लोग ने उसमें फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस देखा था, लेकिन यहाँ पे और तरीके भी हो जाते हैं। जैसे कायिक भागों के द्वारा पौधों में बीज के अतिरिक्त, जैसे बीज से भी नया पौधा निकल आएगा। उसके अलावा कायिक भागों में आ जाता है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। 3 मेथड हो जाते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग में हम वो जो कलम वाला करके लगा देते हैं। लेयरिंग में ऐसे कोई पेड़ लगा हुआ है ना, ऐसे कोई पेड़ लगा है, ऐसे मान लीजिए ऐसे करके, ड्राइंग का मैं क्या ही करूँ, तो इसकी एक डाल ऐसे लेकर के, डाल को ऐसे लेकर के ज़मीन में लगा देते हैं, फिर यहाँ से दूसरा पेड़ निकल आता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि 2 अलग अलग पेड़ को लेकर के ऐसे बीच में धागे से ऐसे बांध देते हैं, देन फिर वो पेड़ डेवलप हो जाता है। एक टिश्यू कल्चर भी होता है। टिश्यू कल्चर में जो भी अच्छा पेड़ होता है उसका बहुत अच्छा सा टिश्यू ले करके फिर उसको एक्स्ट्रा में हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन वगैरह डाल करके उसको करते हैं। ठीक है, ऐसे करके होते हैं। काफ़ी सारे मेथड हैं, इसको 10th में डिटेल में ही पढ़ेंगे। अभी आ जाता है माइंड में ना, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी यहाँ पे अगला है प्रजनन वाला, मैंने बता दिया। हाँ, सजीव गति करते हैं, तो गति का तो हमको पता है। जैसे जीव जंतु तो गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। पेड़ पौधे कैसे करते हैं? तो पेड़ पौधों में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाते, लेकिन उनमें जैसे तनों में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम और फ्लोएम वाला। और दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि पेड़ों का खिलना, फूलों का खिलना, सूर्य की तरफ खिलना। तो ये क्या हो रहा है? एक तरीके की गति ही तो है ना, जबकि निर्जीव ऐसी कोई भी गति नहीं करते हैं। बस यहाँ पे इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है सजीवों में अनुकूलन। अनुकूलन में क्या होता है? मतलब एडेप्टेशन। इसमें कि कैसे सजीव अलग अलग जगह पे मतलब अपने आप को ढाल लिए हैं। जैसे अगर यहाँ इन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि ऊँट और घोड़ा होता है, उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती होती है। घोड़ा बहुत वैसे घमंडी टाइप का होता है, कहता है कि अरे मैं ही बस बढ़िया हूँ, मैं बहुत तेज़ी से चलता हूँ, तुम धीरे धीरे चलते हो। तो ये कहता है कि अरे ठीक है यार, मैं तो रेगिस्तान में हूँ, मुझे ऐसे ही चलना पड़ता है। घोड़ा कहता है चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जा करके देख लूँगा। अभी जाता तो है, लेकिन धीरे धीरे करते करते फिर इसकी हालत एकदम डाउन हो जाती है, एंड फाइनली ऊँट बचा रहता है और ये इसका एकदम डल हो जाता है।
जाता है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, प्यास भी बहुत लगती है। और जबकि ऊँट क्या करता है, ऊँट के पेट में वसा के रूप में उनका खाना स्टोर रहता है, और उनकी जो वो रेत के तूफान से बचने के लिए उनकी जो भौवें हैं या फिर उनकी जो पलकें हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, कान छोटे होते हैं ताकि रेत अंदर ना जाए। जबकि घोड़े के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका यहाँ पे ये ओवरऑल ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ऊँट है, ऊँट ने वहाँ पे ऊँट में अनुकूलन हुआ है, और जिसकी वजह से वो वहाँ के लिए सही है। उसके पैर भी ऐसे बने हुए हैं गद्देदार, जिसकी वजह से वो पैर धंसते नहीं हैं। कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो ये उसमें अनुकूलन हुआ है ऊँट में। और जबकि घोड़ा मैदानी इलाकों के लिए बढ़िया होता है। वासस्थान क्या होता है? वासस्थान का मतलब होता है हैबिटेट। ऐसी विशिष्ट संरचनाएं और स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन करते हैं। मतलब एडेप्टेशन का मतलब होता है कि अगर कोई विशिष्ट चीज़ डेवलप हो गई है, जैसे कि ऊँट में कुबड़ का होना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। और एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल आदि आवश्यकताएं पूरी होती है, जहाँ पे रहता है, जहाँ से उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको हैबिटेट बोलते हैं, यानी कि वासस्थान बोलते हैं। तो जैसे एक्वेटिक हैबिटेट होता है और लैंड हैबिटेट होता है। तो ये जो ज़मीन पे रहने वाले होते हैं उनका स्थलीय वास स्थान होता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनका जलीय वास स्थान होता है। यहाँ पे दो तरीके का होता है जो कोऑर्डिनेशन वो जीव अपने आसपास के साथ बैठाते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक अल्प अवधि में विकसित होने वाला कोऑर्डिनेशन, एक होता है लंबी अवधि में विकसित होने वाला कोऑर्डिनेशन। अल्प अवधि में जैसे अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग, उदाहरण के लिए हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हम गए पहाड़ों पर रहने के लिए, तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। लेकिन थोड़े दिनों में हमारा क्या होगा, थोड़े दिनों में हम आसानी से उस परिवेश में ढल जाएंगे, थोड़े दिन में। तो ये अस्थायी अनुकूलन हुआ। लेकिन जो लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो वो उनके अंदर जन्म से ही जैसे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनके पूर्वज रह रहे थे, फिर वो रह रहे हैं, तो उनके जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है। मतलब क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो आसानी से वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनको स्टार्टिंग में भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इसको बोलते हैं अनुवांशिक अनुकूलन। और इस जो थोड़े समय के लिए होता है उसको पर्यानुकूलन बोलते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के साथ अनुकूलित कर लेते हैं। देखिए, अनुकूलन में अजैव घटकों का यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी रोल होता है, क्योंकि जब एबायोटिक कंपोनेंट जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे हवा, पानी, ये सारी चीज़ें जब बदलती हैं, इनमें परिवर्तन होता है, तो जंतु को भी अपने में परिवर्तन करना पड़ता है। अगर वो परिवर्तन करने में सक्षम हो जाता है तो वो जीवित रह जाएगा। अगर वो नहीं रहता है, अगर वो नहीं कर पाता है, तो फिर वो उस परिवेश में मतलब उसकी डेथ हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये उनका डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है। अब आ जाते हैं कुछ वासस्थान के बारे में देख लेते हैं। जैसे स्थलीय वाला जो मरुस्थल होता है, डेजर्ट में क्या होता है कि डेजर्ट में जो अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं जो छोटे जीव होते हैं। ऊँट के बारे में हमने पढ़ा ही कि ऊँट में कुबड़ होता है, गद्देदार पैर होते हैं, और बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक रह लेता है, पलकें बड़ी होती हैं। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले शायद वीडियो में, कि नागफनी, बबूल, ये सारे जो पेड़ होते हैं इनकी कांटेदार होते हैं। कांटेदार इसलिए होते हैं ताकि इसमें ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया ना हो सके, क्योंकि पानी की ऐसे ही कमी रहती है। ट्रांसपायरेशन कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें पानी का वाष्प बन जाना, पानी का जो अंदर प्लांट के अंदर वाटर है ना, उसका जल वाष्प के रूप में निकल जाना, तो वो ना हो सके, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है उनको। जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पर्वतीय क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, हिमपात मतलब बर्फ़ गिरती है, तो इसी वजह से इनके जो पेड़ होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। मतलब ऐसे देखिए, कोन के आकार के होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली सुई जैसी होती हैं। उसका रीज़न ये है कि ताकि इन पे बर्फ़ या बारिश हो तो आसानी से वो झड़ जाए, उस पर टिकी ना रहे, तो इसी वजह से इनका रहता है। उसके अलावा यहाँ के जानवर के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके। तो ये सारी कुछ खास विशेषता हो जाती है। जो पहाड़ी बकरी होती है उसके मजबूत खुर होते हैं ताकि वो आसानी से चट्टानों पर दौड़ सके। तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं कि बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों में ठंड से बचा जा सके। तो ये सारी चीज़ें उसमें अनुकूलन हुई है, समय के साथ धीरे धीरे आई होंगी। ठीक है, घास स्थल में यहाँ दिखते हैं, घास स्थल में शेर और हिरन की बात बताई गई है कि देखिए, शेर में क्या होती है, आंखें सामने की ओर होती है, इसका कलर मटमैला होता है, ऐसा जानबूझ के, क्योंकि अगर आंखें सामने की ओर होगी तो लंबी दूरी तक ये देख पाएगा,
अपने शिकार को, और मटमैला इसलिए ताकि अपने आप को ये छुपा सके और जो शिकार इसका बनने जा रहा है उसको पता ना चले। जबकि हिरन के साथ क्या होता है, हिरन के दांत बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि पत्तों को खाते हैं ये, और इनकी आंखें दोनों साइड होती हैं, मतलब पार्श्व होती हैं, लेटरल होती हैं, एक इधर एक इधर, जिसकी वजह से दोनों साइड में अगर इसका कोई शिकार कर रहा है तो ये दोनों साइड में देख सकता है। ये दौड़ता बहुत तेज है, तो ये इनमें इस तरीके का अनुकूलन होता है। समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में रहने वाले जो मछली होती हैं उनका भी अनुकूलन होता है। जैसे मैंने बताया था कि ये नाव के शेप की होती है मछलियाँ। नाव के शेप का मतलब ये जो क्या बोलते हैं, आगे धारा रेखीय प्रवाह रहता है। धारा रेखीय मतलब स्टीम लाइन इनका शेप होता है, और जिसकी वजह से आसानी से पानी क्रॉस होकर के ये निकल जाते हैं। ऑक्टोपस और स्किड जैसे कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनका जो ऐसे गोल शेप में होते हैं, जिनका धारा रेखीय स्वरूप नहीं होता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ये गहराई में रहते हैं, ज़मीन में गहराई में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें गलफड़े, गिल्स, क्लोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका ये यूज़ करते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं इनमें गिल्स नहीं होते हैं, तो इनमें नास द्वार होता है, जिसे आपने देखा होगा कि ऊपर की ओर एक वात छेद टाइप की होता है जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर जल की सतह पे, जब उनको ज़रूरत लगती है तो जल की सतह पे आएंगे और श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा वायु ले लेते हैं। तो ये इनके में अनुकूलन है। अब तालाब और झील के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं, इनमें कुछ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, मतलब कुछ पौधे एकदम नीचे साइड पे रहते हैं। जो स्थलीय पौधे में जो जड़ और मिट्टी से जल खनिज प्राप्त करते हैं, जो स्थल वाले पौधे होते हैं वो मिट्टी से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जलीय पौधे की जो जड़ें होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, उनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। मतलब जो जल वाले एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें छोटी छोटी होती हैं, उनका मेन कार्य होता है कि वो स्थिर रहे, मतलब ऐसे टिका रहे, तलहटी से जमाए रखना, ये काम हो जाता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। सीधी सी बात है, खोखला होना इसलिए ताकि आसानी से पानी में वो रह सके। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन यानी कि तैरने लगते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट की विशेषता बताई गई है। जलकुंभी पेड़ का नाम आपने सुना होगा। ये हो जाते हैं मैंग्रोव वन हो जाते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। तो ये कुछ वन हो जाते हैं। यहाँ पे और बताया गया है कि मेढक के बारे में, कि मेढक के जो पिछले पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, छलांग लगाने में, शिकार करने में मदद करते हैं। इनके जो जाल युक्त, इनके जो पैरों में क्या बोलते हैं उसको, फिंगर्स वगैरह होती हैं, उनके बीच में जाल बनी होती है जिससे तैरने में मदद करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा, तो अगर जैसे ये हो जाता है ना कि एडेप्टेशन किस प्रकार का है, उनके में अनुकूलन किस प्रकार का है, तो वहाँ उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। जैसे अगर गद्देदार पैर बने तो क्यों बने, ताकि वो रेत में धंसे नहीं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है दूरी, मापन और गति। इसमें हम लोग डिस्टेंस, मेजरमेंट और मोशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं क्योंकि बच्चों के हिसाब से बताया गया है, तो वो पहले से फीते से नापना बता रहे हैं। हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो दूरी की मानक इकाई होती है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो मीटर होती है। ठीक है, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। उसके अलावा भी और होती हैं जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, किलोमीटर होती है। किसी पैमाने को कम से कम मापी जा सकने वाली दूरी को अल्पतम शॉर्टेड मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि अल्पतम माप कहते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर हो जाएगा 10। ठीक है, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 हो जाएगा। तो ये आप लोग या तो मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो ट्रिक वाली है, करीब 2-3 मिनट की वीडियो है, उससे आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गज में 3 फीट होता है और 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर हो जाएगा। गति की बात करते हैं तो गति एक सरल रेखीय गति होती है, यानी कि लीनियर मोशन हो जाता है जो कि एकदम स्ट्रेट जाता है। और सेकंड हो जाती है कि घूर्णन वाली गति, जिसको या इस गति के दौरान पत्थर की अपने हाथ से दूरी समान होती है, मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो ये सारी डिटेल में यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया, केवल टाइप्स बताए गए हैं। उसके अलावा एक हो जाता है आवर्त गति। तो आवर्त गति का मतलब होता है कि जब मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो गति होती है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि
पर वह एक छोर से दूसरे छोर तथा दूसरे छोर से पहले छोर पर एक निश्चित समय पर गति करता है, इसी को आवर्त गति कहते हैं। जब ऐसे ऐसे करके, या झूले का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अल्पतम माप को लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। और दूरी मेजरमेंट यूनिट, जैसे अब आप कमेंट करके बताइएगा कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। 13 चैप्टर है लाइट। लाइट के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि लाइट की वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में वो आ जाता है इसको प्रदीप्त और वस्तुएं बोलते हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गया। नॉन ल्यूमिनस वो होती है जिनसे प्रकाश प्राप्त नहीं होता, जैसे कि अगर टेबल रखी हुई है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की गति कैसे होती है। पहली बात, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश की चाल जिसको कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि वस्तुएं की बात करते हैं तो वस्तुएं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। इसके बारे में हम पहले वाली वीडियो में कर ही चुके हैं। पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हो, ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं देख सकते हो, इसमें हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा। तो ये इस टाइप की वस्तुएं होती हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश की चाल कैसे होती है, प्रकाश कैसे गति करता है। तो सीधी रेखा में गति करता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे अगर आपके पास सीधी एक रॉड है, वो खोखली, तो आप सूरज को देखोगे तो दिख जा रहा है, यानी कि लाइट वहाँ से ट्रैवल हो रही है। लेकिन अगर इसे तिरछी कर लिया तो उससे ट्रैवल नहीं होगी। एक और बात, जो पिन होल होता है ना, पिन होल कैमरा जो होता है, उससे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल और इन्वर्टेड होती है, एक वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ये सब डिटेल में 10th में है। अभी रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है जो चीज़ पर्दे पे प्राप्त की जाती है उस प्रतिबिंब को वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब जो पर्दे पे मिल जाता है। और वर्चुअल और इरेक्ट मतलब जो आभासी और इरेक्ट को सीधा बोलेंगे तो ये जो होती है पर्दे पे प्राप्त नहीं होती है। तो दो तरीके की इमेज होती है। अब यहाँ प्रकाश का टकरा कर वापस लौटना है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब एक ही माध्यम में, अगर हम इसको कोई मिरर लेते हैं, कोई सरफेस लेते हैं जो कि एक तरफ से कोटेड है, मतलब लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लाइट आएगी और यहाँ से टकरा करके ये उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो लाइट आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे बीच में एक हम लोग नॉर्मल डालते हैं जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल को शायद लंब कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे वही बताया गया, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। जो हम लोग डालते हैं, मतलब जो लाइट आएगी उसको आपतित बोलेंगे, जो टकरा के वापस जाएगी उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। शैडो की बात करते हैं तो शैडो कब बनती है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु, जिसकी मतलब ऐसे ओपेक वस्तु जिसके आर पार लाइट नहीं क्रॉस हो सकती है, तो अगर हम लाइट देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बुक रखी है, तो अगर हम इसको लाइट देंगे तो पहली बार लाइट क्रॉस तो होगी ना रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो इसके पीछे वाले पार्ट पे क्या हो जाएगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लाइट इधर उधर से निकल जाएगी, लेकिन पीछे वाले पार्ट पे पूरा अंधेरा रहेगा। उसी को बोलते हैं छाया। अब छाया के भी दो पार्ट होते हैं, शैडो के दो पार्ट होते हैं। बीच के कुछ भिन्न दिखाई देता है, किनारे में थोड़ी सी लाइट रहती है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये देखिए, ये जो पीछे बन रही है वो शैडो है। शैडो के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है उम्ब्रा, एक होता है पेनुम्ब्रा, ठीक है। पेनुम्ब्रा ही है शायद, मैंने पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली जैसा भी होगा मैं कमेंट कर दूंगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है। उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। उम्ब्रा वो पार्ट होता है जो एकदम डार्केस्ट होता है, जो एकदम सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो उम्ब्रा होता है, और जो साइड का पार्ट होता है उसको पेनुम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। और ये जो ना छाया बनती है, ये छाया का आकार जो होता है वो प्रकाश के स्रोत पे डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है, उसकी दिशा क्या है, दूरी क्या है, आकार क्या है, इन सब पे निर्भर करता है कि कभी कभी इमेज छोटी बन जाती है, कभी कभी इमेज बड़ी बन जाती है। 14 चैप्टर है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। इसमें हम लोग बल्ब के बारे में जानेंगे। सेल के दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो हमको पता ही है। और अपोजिट लगाया जाता है, मतलब अगर इसको हम कनेक्ट भी करते हैं तो प्लस का माइनस से और माइनस का प्लस से ऐसे कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम सेल लगा रहे हैं तो एक
नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है जिससे करंट फ्लो होता है। ठीक है, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ थ्रू विच द करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। चालक और कुचालक क्या होता है, यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनके थ्रू करंट पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं चालक। जैसे कॉपर हो गया, जो मेटल्स होते हैं जो जनरली कंडक्टर होते हैं, और इंसुलेटर वो होता है जिससे करंट पास नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर यानी कि कुचालक। ये धारा को बहने से रोकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर क्या होता है, तो एयर जो है कुचालक होता है, हवा कुचालक होती है। ये देखिए जो मैं बता रही थी वही कनेक्शन बताया गया है कि प्लस का माइनस से ऐसे सेल कनेक्ट रहता है। अगर सेम सेम कर दिया तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे टॉर्च का बताया गया है कि टॉर्च में कैसे सर्किट बनता है। तो जब हम लोग यहाँ से प्लग को ऑन करते हैं या फिर प्रेस करते हैं बटन को, तो यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है और फिर वो बल्ब जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। मतलब ऐसा क्या होता है कि बल्ब जो होता है वो जलने लगता है या फिर लाइट देने लगता है। तो यहाँ पे एडिशन की स्टोरी बताई गई है। थॉमस एल्वा एडिशन को फादर माना जाता है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। अब इन्होंने ऐसे नहीं कर दिया था, जैसे उस समय तक लोगों को ये पता चल गया था कि अगर किसी चीज़ में हम करंट देते हैं तो वो गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से, क्योंकि वो हीट होगी, मतलब एक हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। करंट के हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, वो ग्लो करने लगेगा। वो जो मेटल है, जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है वो ग्लो करने लगेगी। तो ये चीज़ हो रहा था, लेकिन कोई ये नहीं कर पा रहा था कि अगर मेटल है तो अगर हम उसको करंट दे रहे हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए वो जलता था, मतलब वो गर्म होकर के लाइट देता था, बहुत देर तक नहीं कर पा रहा था। तो कमी कहाँ रह जा रही थी कि वो लोग जो मटेरियल है वो सही यूज़ नहीं कर रहे थे। इन्होंने भी खूब एक्सपेरिमेंट किया। एडिशन ने क्या किया, पहले प्लेटिनम के तार का यूज़ किया, फिर ऐसे करके मतलब कई तार उन्होंने बदले धातुओं का यूज़ किया। जो धागा बीच में फिलामेंट लगा होता है ना, जो ये बल्ब होता है, बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, यहाँ उन्होंने प्लेटिनम के धागे का यूज़ किया। फिर वो कुछ ही देर में वो जल करके, मतलब गर्म हुआ, लाइट दिया थोड़ी सी, फिर नष्ट हो गया, जल के टूट गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना करें, ऐसा ना करें कि सारी हम हवा निकाल लें। तो जो हम लोगों का कांच का रहता है ना, उसके अंदर एयर निकाल ली जाती है, तो वैक्यूम कर दिया इन्होंने। फिर भी देखा कि हाँ, वो अब की बार क्या किया, वो 8 मिनट तक तो जला ना, वही तार 8 मिनट तक जला, उसके बाद फ्यूज़ हो गया। इसके बाद इन्होंने और भी अलग अलग तरीके के यूज़ किए हैं, कोई 45 घंटे चला ऐसे करके, एंड फाइनली आते हैं ये टंगस्टन पे। और हाँ, एडिशन ने फाइनली ये किया था कि उस समय टंगस्टन की तो वो हो नहीं पाई थी, मतलब टंगस्टन का यूज़ नहीं किया था। पहले इन्होंने बाँस की एक चिप्पी होती है ना, जैसे पंखा जो होता है हाथ वाला, उसमें बाँस की एक चिप्पी का यूज़ किया था, रेसे का यूज़ किया था। और इसके लिए इन्होंने बाहर से भी इनको मंगाना पड़ता था, ठीक है। बाहर से सस्ता टिकाऊ वो बाँस का जो आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे, जापान से मंगाते थे। फिर इस तरीके से बहुत काफ़ी करीब हो गए कि बल्ब जलाने में काफ़ी लंबे समय तक वो चलने लगा। शीघ्र वे सूत के आधार पर एक ऐसा फिलामेंट बनाने में सफल हुए हैं जो बाँस के फिलामेंट से भी बेहतर था। तो बाँस के बाद इन्होंने क्या यूज़ किया, सूत का यूज़ कर लिया था, और दुनिया को पहला विद्युत बल्ब मिला। और इन्होंने अपना पेटेंट जो अगर कोई आविष्कार करता है ना, तो पेटेंट उसके नाम होता है। तो पहली जो खबर हुई थी वो 1879 में हुई थी। तो 1879 में अमेरिका के अखबार में छपी थी कि भाई बल्ब का आविष्कार हो चुका है, और 1880 के करीब इनके नाम पे पेटेंट जारी हो गया था। और अभी के टाइम में क्या यूज़ होता है, तो अभी के टाइम में टंगस्टन का यूज़ होता है। उस टाइम में एडिशन ने टंगस्टन का नहीं किया था, फिर से बता देती हूँ। अभी के टाइम में टंगस्टन का यूज़ होता है। इसका रीज़न भी ये है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 33-80 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, 33-80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। और क्योंकि कांच होता है ना, कांच के अंदर फिलामेंट है, अब यहाँ पे इनएक्टिव गैसेस को रख दिया जाता है, जैसे आर्गन वगैरह रख दिया जाएगा। और कोई भी चीज़ को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब उससे सारी ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी तो इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता और काफ़ी लंबे समय तक जलता रहता है और फ्यूज़ नहीं होता। और मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, अब जलेगा तो ये पिघलेगा तो है नहीं। 33-80 टेम्परेचर ना मिलने पर, मतलब जब तक 33-80 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा नहीं तब तक ये पिघलेगा नहीं, और इतना हो ही नहीं पाता।
15 चैप्टर है चुंबक यानी कि मैग्नेट। इसमें मैग्नेट के बारे में जानेंगे। तो मैग्नेट की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो यहाँ पे एक स्टोरी है। लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान में क्रीट नाम के द्वीप पर एक बूढ़ा चारवाहा था जिसका नाम मैग्नस था। तो आप अगर मैग्नेट से मैग्नस का नाम आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये अपना मतलब ये चरा रहे थे, उसी टाइम पे इनकी जो छड़ी थी, डंडा था, उसमें लोहा लगा हुआ था, तो एक पत्थर से जाके चिपक गया था, उसी को लोड स्टोन बोला गया। उसके बाद इन्होंने गिलबर्ट ने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किया। तो गिलबर्ट ने कब प्रयोग किया है? 1580 में प्रयोग किया। चुंबक के ऊपर, मैग्नेट के ऊपर कई सारे प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि बहुत एक्सपेरिमेंट ऐसे करके क्रियाकलाप, बहुत एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे आ जाता है कि जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ऑलवेज अगर दो मैग्नेट लिए हैं तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका भी ऐसे रख दिया, तो जो अगर सेम पोल है, समान ध्रुव हैं, तो वो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। और अपोजिट क्या करेंगे? अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम साउथ इधर रख देते तो ये चिपक जाता तुरंत। तो अपोजिट अट्रैक्ट एंड जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, समान ध्रुव रिपेल करते हैं। ये हो गया। चुंबकीय वस्तुएं क्या होती हैं? जो चुंबक की ओर खींचती हैं, मतलब लोहे वाली वस्तुओं को खींच लेती हैं, जैसे लोहा, निकल, इन सब को खींचने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो चुंबकीय वस्तुएं होती हैं। जो नहीं खींचती हैं वो अचुंबकीय वस्तुएं हो जाती हैं। सेकंड आ जाता है कि कैसी इनकी मतलब ये आसपास रेखाएं बनाते हैं, या फिर कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसके पोल पे, ये साइड साइड में पोल होते हैं, इन पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और बीच वाले हिस्से में नहीं होती है। अगर मैं डिटेल में इसकी बात करूँ तो अगर हम लोग बार मैग्नेट लेते हैं, छड़ चुंबक शायद इसको बोलते हैं, तो यहाँ नॉर्थ है, अगर साउथ है, तो इसका ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है वैसा होता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है। उसके अलावा जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा स्ट्रांग होते हैं। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं होती हैं, सब डिटेल में है 10th में। अभी के लिए यहाँ पे इतना ही जानते हैं। चुंबक की विशेषता मैंने बता दिया। नाल चुंबक मतलब इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, जो कि इस शेप का होता है, यू शेप का होता है, और इनसे दिशा को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कंपास का यूज़ देखा होगा। अगर हम ये जब देखा गया, जो चीन के लोग हैं ना, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, जब देखा कि अगर किसी भी लोड स्टोन वही जो चुंबक की तरह काम कर रहा था, अगर उसको हम ऐसे लटका दें तो वो अपने आप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में टिक जाता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। इससे पता चल जाता है कौन सा किधर वाला ध्रुव है, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे करके। और जो चीन के लोग थे उसका यूज़ बहुत करते थे 800 साल पहले, यानी कि 12वीं शताब्दी के करीब चीन वासियों ने लटका करके देखा था, तो वो नॉर्थ एंड साउथ में स्थिर हो जाता है। अब इसी से ही कंपास का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इन्वेंट किया गया दिक्सूचक यंत्र, जिसको कंपास बोलते हैं। तो ये गोल गोल सा होता है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ, जो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जंगल में जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए, नॉर्थ एंड साउथ दिशा पता करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। और सारी विशेषता इसकी हो जाती है कि अपोजिट अट्रैक्ट और सेम रिपेल, ये मैंने बता ही दिया था। तो यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। जैसे मैग्नेटाइट जो होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है। लोहा निकल कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। दो ध्रुव कौन से होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ होता है। और मैग्नस यूनान का चरवाहा था। 16 चैप्टर है जल। इसमें हम लोग वाटर के बारे में जानेंगे, वाटर के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो जल के स्रोत हमको पता ही कहाँ कहाँ से जल मिलता है। कुआं, नल, नदियाँ, नहरें, सागर, महासागर, ये सब जगहों से जल मिलता है। यहाँ कुछ भी याद करने वाला नहीं है। जो पॉइंट है वो ये है कि किससे कितना मिलता है। जैसे हमारे अर्थ का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पे 90 जो महासागर में जल है, खारा जल, वो 97.5% है। स्वच्छ और मीठा जल 2.5% है। और जिसमें से भी जंतुओं के लिए जो पीने के लिए पानी है, ठीक है, मीठे पानी की उपलब्धता है, जितना वो अवेलेबल है, वो 0.003% है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि अगर हम थाली में पानी रखते हैं या फिर कपड़े जो होते हैं वो धूप में या हवा में कैसे सूख जाते हैं, तो वहाँ वाष्पन की क्रिया होती है, इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है। तो जल का वाटर वेपर में बदलना इवोपरेशन कहलाता है। जबकि वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, उल्टा प्रोसेस जो होता है, वो कब होगा? जब टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा,
तब होगा। जैसे पानी है, पानी को भाप बनाना है तो आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तभी तो भाप बनेगा ना। लेकिन भाप को अगर आप पानी बनाना है तो उसके लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। जल चक्र वाला प्रोसेस हम पहले भी समझ चुके हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है, कि जहाँ पे इवोपरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ एंड प्रीसिपिटेशन हुआ, 3 चीज़ें होती हैं, उसके द्वारा पूरा जल चक्र मेंटेन रहता है। तो जैसे यहाँ पे इवोपरेशन होता है तो ये पूरा जाता है भाप बन करके, मतलब वाटर वेपर बन जाता है, बादल होते हैं, बादल से फिर बारिश होती है। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है वाटर साइकिल। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, केवल पानी जलाशय और महासागरों से नहीं भाप बनता है, मतलब वाटर वेपर बनता है, बल्कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो भी तो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया करते थे ना। पेड़ पौधे क्या करते थे, अपना जो वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है, मतलब वाटर साइकिल में उनका भी योगदान रहता है। भूमिगत जल के बारे में बताया गया। भूमिगत जल क्या होता है, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। और फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग बताया गया है, तो वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे भूमिगत जल जो मतलब क्योंकि पानी की कमी है वैसे ही, तो अगर जो बारिश होती है, वर्षा का पानी होता है, उसको हमको स्टोर करना चाहिए। अब यहाँ एक बात बताई गई है बिहार के सापेक्ष में कि दक्षिण बिहार में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे सूखे की स्थिति हो जाती है, जबकि सेम टाइम पे उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो दोनों जगह पे अलग अलग सीन रहता है। अब यहाँ पे संग्रहण कैसे करोगे, तो उसके लिए हम टाका बना सकते हैं, जो कि हमने ईवीएस में देखा ही था। कैसे करके बारिश का जो पानी होता है वैसे स्टोर होता रहता है, फिर उसके बाद एक संग्रहालय टाइप का बना लेते हैं यू शेप का, और उसमें बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। और इससे या तो फिर इसे अब शहरों में देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे रहता है कि एक पाइप ऐसे सीधे ज़मीन की ओर जाता है, जिसकी वजह से भूमिगत जो जल होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसका स्तर भी बढ़े, इसलिए भी किया जाता है ये। चैप्टर 17 है वायु। इसमें हम एयर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया है कि अगर हम खाली बॉटल लेते हैं, उसको सीधा करते हैं तो पानी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एयर भरी हुई है। जब तिरछा करते हैं तो उस टाइम पे कुछ एयर बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और पानी अंदर जाने लगता है। वायुमंडल क्या होता है, तो जो वायु के पृथ्वी के चारों ओर जो परत पाई जाती है उसको वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये साइकिल के टायर की बात की जा रही है कि साइकिल का टायर क्यों नहीं पिचकता है, वो उसमें एकदम फिक्स रहता है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर जो एयर भरी होती है वो अंदर से ज़्यादा दबाव लगा रही होती है, हमारे बाहर से भी ज़्यादा। इसी वजह से वो जो टायर होता है वो पिचकता नहीं है। वायु किससे बनी होती है, तो वायु अनेक गैसों से मिल के बनी होती है। और ये जो गैसेस होती है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ये ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके अलावा अन्य गैसेस जैसे CO2, आर्गन, ये सारी गैसेस हो जाती हैं। जलवाष्प वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर की बात करते हैं, तो वायु की गैसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जलवाष्प की बात की जा रही है। जलवाष्प के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर वेपर में चेंज करना क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। ठीक है, जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना ज़रूरी है। वाटर वेपर का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है अगर वाटर साइकिल को कंप्लीट करना है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन वो गैसेस होती है, एक तो जीवित रहने के लिए तो हमको चाहिए, श्वसन के लिए आवश्यक है। उसके अलावा किसी भी चीज़ की ज्वलन गैस भी होती है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम नहीं जला सकते। जैसे हमको कोयले को जलाना है, अगर हम सारी ऑक्सीजन हटा लें तो वो नहीं जलेगा, O2 की प्रेजेंस में ही जलता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, नीचे पानी रखा, तो जब तक इस में एयर रहेगी, तब तक ऑक्सीजन रहेगी, तब तक ये मोमबत्ती जलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये बुझ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है CO2 से क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कि अगर चूना पानी जो होता है, चूना पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें अगर हम फूंक देते हैं, मतलब CO2 देते हैं, फूंक का मतलब क्योंकि अगर हम मुँह से फूंक देंगे तो वो CO2 गैस निकलेगी, तो उस समय ये क्या कर देता है, चूने पानी को मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है। तो विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कौन कर देता है, तो CO2 कर देता है। एक और बात बताती हूँ, CO2 जो गैस है ना, वो जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देती है। तो जलती हुई मोमबत्ती को, इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग जब जाड़े में आग जलाते हैं तो उसके ऊपर CO2, ऊपर वाले साइड पे CO2 निकल रही होती है। तो कभी कभी देखा होगा कि जलती हुई मोमबत्ती अगर वहाँ लेकर के जाएंगे तो ऑटोमेटिक बुझ जाती है वहाँ पे, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस की वजह से वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, वो क्या करती है, उसके बाद अगर हम मोमबत्ती लेकर के जाते हैं
तो फिर वो पॉप साउंड देती है। तो पॉप साउंड कौन सा देता है? पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस से पता चलता है। नाइट्रोजन का तो मतलब नाइट्रोजन का बहुत बड़ा भाग होता है और इसका नाइट्रोजन साइकिल वगैरह है, तो वो सारी हम 9th में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन मेंटेन रहती है, 78% है तो 78% मेंटेन रहेगी। कैसे? क्योंकि पूरा इसका नाइट्रोजन साइकिल चलता है कि कन्वर्जन होगा, नाइट्राइट बनेगा एंड देन फिर नाइट्रोजन बन जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। धूल कण भी होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा अब जो जीव पानी में रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और जो बुलबुले बनते हैं जब हम पानी उबालते हैं ना, तो जो बुलबुले बनते हैं वो वायु के कारण बनते हैं, उसमें मौजूद जो एयर होती है उसके कारण बनते हैं। जो मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं, मिट्टी में रहने वाले जीव जो मिट्टी के अंदर एयर होती है उसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग पानी जब डालते हैं तो उसमें कुछ बुलबुले से दिखते हैं ना, तो उस टाइम पे वो जो मिट्टी के अंदर मौजूद एयर होती है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर में भी कुछ खास ज़्यादा नहीं था, केवल मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस है, तो ये चीज़ समझने वाले थे। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब ये है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 18। इसमें हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये भी इजी सा, जैसे जो गीला कचरा होता है उसको हरे डिब्बे में और इसको नीले डिब्बे में रखा जाता है, जो कि सड़ता नहीं है, इनको अलग अलग रखना चाहिए। उसके अलावा 2 प्रकार की पदार्थ होते हैं, एक जैव विघटीय पदार्थ होते हैं, एक अजैव विघटीय पदार्थ होगा, हाँ जैव अविघटीय पदार्थ होगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसको खा करके उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो कभी नहीं ख़त्म होता या लंबे समय तक बना रहता है एनवायरनमेंट में, जैसे प्लास्टिक। तो ये 2 टाइप के होते हैं। हमको क्या यूज़ करना चाहिए? हमको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अब यहाँ पे मेन आ जाता है कि और सब अंडरस्टैंडिंग बेस है कि हमको प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। हाँ, इसके लिए 4R क्या है? तो 4R का फुल फॉर्म क्या होता है? R फॉर रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रीयूज़। ठीक है, तो ये 4R हो जाते हैं। और इनका मतलब तो आपको पता ही होगा। रीयूज़ मतलब, रिफ्यूज़ का मतलब मना कीजिए, रिड्यूस मतलब उपयोग ही कम करो ऐसी चीज़ों का, पुनः उपयोग करो, रिसाइकिल करो, ये आ जाता है। उसके अलावा इस चैप्टर में एक पॉइंट आई थिंक और बचता है, हाँ ये आ जाता है कंपोस्ट क्या होता है। मतलब कंपोस्ट जो पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटीय मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना, मतलब उसको ख़त्म कर देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं खाद बनाना। अब खाद बनाने के लिए केचुए का यूज़ किया जाता है। जैसे केचुए होते हैं, तो जब बरसात के टाइम में केचुए बहुत उसको उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। साइंस के एकदम लास्ट में एक परिशिष्ट दे रखा है जिसमें जीवक के बारे में बताया गया है। तो जीवक महात्मा बुद्ध के चिकित्सक थे। ये 600 से 500 ईसा पूर्व भारत में चिकित्सा ज्ञान के लिए विख्यात है। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत विख्यात है। इनकी माता का नाम शीलावती था और वो राजगृह पटना के रहने वाले थे। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा कई सालों तक इन्होंने खोज वगैरह की, अपने गुरु से आदेश पा करके तक्षशिला से कई सारी वनस्पतियों पे अध्ययन किया और इन्होंने कई लोगों की जान बचाई, जैसे जिनमें से प्रमुख रहे थे बिम्बिसार थे। बिम्बिसार का भी इन्होंने एक भयंकर रोग से इनको बचाया था। इनको क्या बोला जाता था? इनको कुमार भच्च बोला जाता था, क्योंकि इनको औषधि विज्ञान, शल्य चिकित्सा के साथ साथ बाल रोग विशेषज्ञ भी थे, तो इनको कुमार भच्च के नाम से भी जाना जाता था। और बस होता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड 9th 10th वाला मैं पैरेलली अभी NCERT का स्टार्ट कर दूँगी। सो थैंक यू।